64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का यह क्वेश्चन पेपर है। यह लॉ ऑप्शनल पेपर है। टाइम 3 आवर्स दिए हुए रहते हैं और टोटल मार्क जो है 300 का क्वेश्चंस पेपर होता है। टोटल हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं लॉ के। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1 ए, examine the scope of fundamental rights in the light of the latest judgment of the Supreme Court on right to privacy. B, how far are powers and privileges of the parliament subjected to fundamental rights? Discuss with case law. क्वेश्चन नंबर 1 का क जो है, निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। और ख, संसद की शक्तियां और विशेषाधिकार कहां तक मूल अधिकारों के अधीन होते हैं, निर्णित वादों की सहायता से विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2a, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? डिस्कस इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द कंट्री। 2b, fundamental duties do not destroy fundamental rights but balance them. Examine by citing decided cases. आप वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्र संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक्य भी आता है? देश में इस समय की स्थिति के आलोक में विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ख हम लोग देखते हैं। अब मूल कर्तव्य मूल अधिकारों को नष्ट नहीं करते वरन उन्हें संतुलित करते हैं। इस कथन का परीक्षण निर्णित वादों की सहायता से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, दो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट प्रिंसिपल इज वन ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, बट इट इज इक्वली ट्रू दैट फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन leans in favor of a strong center, a feature that mitigates against the concept of a strong federalism. Discuss. Yes, we know very clearly federal principle or federal structure in our constitution is a basic structure of constitution. Basic feature है ना वो, तो उसी पर हमें डिस्कस करना है। यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और यह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिए। पार्ट 2 अब सेक्शन 1 का पार्ट 2 हम अब लोग देख रहे हैं। हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। ए, modern international law like all living laws is not static. It gathers dynamism and activity, mending itself to the needs of the day. Critically discuss this statement. What are the main functions of the United Nations Economic and Social Council? Explain different fundamental commissions attached to it. क्वेश्चन नंबर 4a, सभी जीवित विधियों की भांति आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि भी गतिशील है तथा यह अपने को समय तथा परिस्थिति के अनुकूल बनाने की सदैव चेष्टा करती है। इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और ख, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसॉक के प्रमुख प्रकार्य क्या हैं? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल asylum. Under what circumstances can such asylum be validly granted? Explain. B, asylum stops as it war extraditions begin. Discuss. Question number 5 का राज्य क्षेत्रातीत शरण को स्पष्ट कीजिए। किन परिस्थितियों में ऐसी शरण विधि सम्मत रूप से प्रदान की जा सकती है? स्पष्ट कीजिए। ख, प्रत्यर्पण जहां से शुरू होता है वहीं शरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस वेदर रिकॉग्निशन ऑफ ए स्टेट इज एन एक्ट ऑफ पॉलिसी और ऑफ लॉ। ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंस्टिट्यूटिव एंड डिक्लेरेटरी थ्योरीज ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। विवेचना कीजिए कि राज्यों की मान्यता नीति का एक कृत्य है या विधि का।
राज्यों की मान्यता के सृजनात्मक एवं घोषणात्मक सिद्धांतों में भेद भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 का 7A। When a criminal act is done by several persons in furtherance of a common intention of all, each one of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Critically examine the principle of joint liability as enumerated with under the above statement with the help of decided cases. Also point out the distinctions between common intention and similar intention. B. Referring to relevant legal provisions and decided cases, point out what offense, if any, has been committed in the following cases by giving valid reason. B का 1 हम लोग देखते हैं, Z a strike B by this provocation is excited to violent rage. A by standard intending to take advantage of B's rage and to cause him kill Z puts a knife into B's hand for that purpose. ये एक तरह का केस स्टडी दिया है और इस पे हमें करना है और सेम बी में भी यही है। आप इसको देख लीजिए एक बार। जब कोई अपराधी कार्य कोई व्यक्ति द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत जैसा कि वह उपरोक्त कथन में प्रतिपादित किया गया है का आलोचनात्मक परीक्षण निर्णीत वादों की सहायता से कीजिए। समान आशय व समान आशय में अंतर, सामान्य आशय और समान आशय में अंतर भी बताइए। ये दोनों को करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर ख जो है इसका, संबंधित विधिक उपबंधों और विनिश्चित मामलों का हवाला देते हुए वैध कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित मामलों में कौन सा अपराध किया गया है, यदि कोई है तो। इसमें 2 दिए गए हैं केस स्टडी, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 8, द इविल ऑफ डाउरी सिस्टम हैज बीन अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न्स टू एवरीवन इन व्यू ऑफ इट्स एवर इंक्रीजिंग एंड डिस्टर्बिंग प्रोपोर्शन. Discuss and critically analyze whether the Dowry Prohibition Act 1961 has successfully coped with this social menace. दहेज प्रथा की बुराई, उसकी निरंतर वृद्धि और उसके अशांतिकार अनुपात की दृष्टि से प्रत्येक के लिए गहन चिंता का विषय रही है। चर्चा कीजिए और समालोचनात्मक रूप से विश्लेषण कीजिए कि क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इस सामाजिक खतरे को सफलतापूर्वक काबू में ला सकता है या कि नहीं। नाउ पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 9A, द लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट टॉर्ट फ्यूअर्स is joint and several. In the light of this statement, discuss who are joint tortfeasors and their liability with the help of illustrations and case law. B. In a tort of malicious prosecutions, the plaintiff must prove among other things that the defense was the person who was actively instrument in putting the law in force. Discuss. क्वेश्चन नंबर 9 का, संयुक्त अपकृत्य कर्ताओं का दायित्व संयुक्त और पृथक होता है। इस कथन के प्रकाश में उदाहरण और केश विधि की सहायता से चर्चा कीजिए कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता कौन होते हैं तथा उनका दायित्व क्या होता है। ख. विदेशपूर्ण अभियोजन के अपकृत्य में वादी के लिए अन्य बातों के साथ साथ यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ही वह व्यक्ति था जो विधि को लागू करवाने में सक्रिय रूप से साधक था। चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, for civility is a effective test, the direct consequences test leads now here but to never ending and solvable problems of causation. In the light of this statement, examine the law relating to determining liability for the consequences of a tortuous act of negligence refer to case law. अग्रदृष्टा प्रभावी कसौटी है, प्रत्यक्ष परिणाम कसौटी सिवाय कभी न समाप्त होने वाली एवं जटिल कारणता की समस्याओं को कहीं भी नहीं
ले जाती। इस कथन के प्रकाश में अपेक्षा अपकृत्य के परिणाम के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने से संबंधित विधि का परीक्षण कीजिए एवं निर्णीत वादों का हवाला दें। पार्ट थर्ड अब सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 11A inadequacy of consideration is immaterial but its absence is fatal to the validity of contract. Comment: write short notes on the following: undue influence and varying contract. क्वेश्चन नंबर 11 का प्रतिफल की अपर्याप्तता महत्वहीन है किंतु इसकी अनुपस्थिति संविदा की वैधता के लिए घातक है। टिप्पणी कीजिए। ख निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जैसे अनुचित प्रभाव, सट्टेबाजी यानी कि वेजरिंग और करार संविदा। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस इन डिटेल्स द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आर दिस डेफिनेशन सैटिस्फैक्टरी एंड इन कॉन्सोनेंस विद द स्पिरिट ऑफ दिस एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन शिकायत और नवाजीव व्यापार रीति के मतलब पर विस्तार से चर्चा कीजिए। क्या ये परिभाषाएं संतोषजनक हैं और अधिनियम की भावनाओं के अनुकूल हैं? ये टोटल हमारे 12 क्वेश्चन रहे जिसमें से कि हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। यह 64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑप्शनल पेपर लॉ है।